Hi everyone. So first of all, I welcome Sandesh sir in the meeting and also the audience present here. So let's begin. So warm welcome to all the people present here. And this is another episode of the Brainry. जैसे कि हम हर ब्रेनरी सेशन में बात करते हैं इंश्योरेंस की और इंश्योरेंस को हम इजी बनाते हैं। तो आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं विच इज रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस अक्सर हम सबको बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है और इसे समझने से लेकर खरीदने तक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। तो आज हम इसे इजी बनाने वाले हैं एंड फॉर दैट वी हैव आवर गेस्ट विद अस हु इज मिस्टर संदेश मिश्रा। ही इज द सीईओ ऑफ बीमा गराज and also an incubatee at Atal Incubation Center NIMS, which is funded by Niti Aayog. And you have a great number of experience in all the domains of insurance, sir. We welcome you in the session. Thank you. Thanks a lot, Shalu, for having me here today. Okay. Also, all the guests, you may ask your queries if you have. You may write in the chat box. Also, you may unmute your mic and take permission for that. So let's begin with the very first question. तो हम इस सेशन को बाइलिंगुअल रखने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं वर्ड ही सबको लगता है कि अरे इंश्योरेंस इज व्हाट। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई करें और ये कैसे काम करता है ये भी एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। सो हेल्थ इंश्योरेंस एसेंशियली एक आपको अश्योरेंस देता है कि अगर कभी भी आपकी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है और उसके अगेंस्ट अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई है, तो ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन ईदर यू विल गेट अ कैशलेस, और इफ दैट हॉस्पिटल इज नॉट ऑन द पैनल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी देन आप रीइंबर्समेंट फाइल कर सकते हैं। बट वो आपको अश्योर करता है कि ड्यूरिंग द एनी काइंड ऑफ मिसहैपनिंग और हॉस्पिटलाइजेशन आपकी जो सेविंग्स हैं या आपके जो असेट्स हैं वो आपको डिल्यूट ना करने पड़े या ख़त्म ना करने पड़े, और आपको इंश्योरेंस कंपनी से वो पूरे हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च मिल जाए। सो असेंशियली अगर हम बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता है और हमें बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दिलाने में मदद करता है। दिस इज़ व्हाट हेल्थ इंश्योरेंस इज़। कि मान लीजिए अगर हम बात करें कोई एक एवरेज अर्निंग इंडिया की अगर बात करें तो 5 लाख रुपीज़ ईयर अर्न कर रहा है, और उसे अगर कोई ऐसा क्लेम आ गया कि अगर गुड़गांव में उसे मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसके पास में 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस होगी तो वो बड़े आराम से अच्छे हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट करा सकता है। तो दैट्स वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ वेरी वेरी मैंडेटरी प्रोडक्ट। तो जैसे हम पहले बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, तो अभी उसमें एक चीज़ और ऐड हो गई है, वो हेल्थ इंश्योरेंस है। तो रोटी कपड़ा और मकान और हेल्थ इंश्योरेंस उतना इम्पोर्टेंट है। तो आपने मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किल कर दिया है बाय टेलिंग कि क्यों जरूरी है ये। सो एडिंग टू दिस आई वुड आल्सो आस्क कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस में सभी चीजें कवर होती है, क्योंकि हम जब कवरेज की बात करें सो देयर इज हॉस्पिटलाइजेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड डे केयर प्रोसीजर। सो व्हाट आर द कवरेज वी गेट इनटू इट एंड व्हाट अदर कॉमन बेनिफिट्स वी हैव फ्रॉम इट। या सो हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है। हॉस्पिटलाइजेशन सर्जरी के लिए भी हो सकता है या फिर मेडिकल मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, जैसे डेंगू मलेरिया, वो सब मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं। और सर्जरीज, अगर कोई भी सर्जरीज हैं तो उसके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस यूज होता है। आप जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले 60 डेज, और हॉस्पिटल से वापस जब पेशेंट ठीक होके घर आते हैं तो उनको वापस से डॉक्टर्स को दिखाने जाना होता है, कुछ फॉलोअप होते हैं, मेडिसिन लेनी होती है। तो वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का 90 या 180 डेज, तो मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियों के पास ये प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर वो 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन सारा खर्च देते हैं जिसमें आपने टेस्ट या रिपोर्ट्स कराए हो, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्च 180 दिन तक भी मिलता है। इसके अलावा डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक कैटरेक्ट है, हर्निया है, ऐसे काफ़ी सारे सर्जरीज हैं। देर आर अराउंड 140 सर्जरीज जो आप डे केयर प्रोसीजर में करा सकते हैं। तो ये सारे सर्जरीज या डे केयर प्रोसीजर्स भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होते हैं। तो बेसिकली ये कवर होता है, ये सारी चीज़ें हैं हेल्थ इंश्योरेंस। ओके। तो जैसे हम बेनिफिट की बात कर रहे थे, सो लाइक यू हैव ऑलरेडी टोल्ड कि क्यों ये जरूरी है, तो एक चीज और आती है दैट इज टैक्स बेनिफिट, राइट? सो हाउ द टैक्स बेनिफिट कैन बी अवेल, कैसे इसे हम ले सकते हैं? इनकम टैक्स एक्ट के 80D में आता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आप 80D में अपने खुद की फैमिली का, और अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो उनकी जो आप प्रीमियम पे करते हैं, दैट यू गेट 100% एग्जम्पशन अप टू 35,000 रुपीज।
दैट इज़ व्हाट आपकी पूरी इनकम से डायरेक्टली 35,000 माइनस हो जाएगा। तो अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप 10,000 रुपये डायरेक्ट टैक्स बचा लेते हैं वहाँ पर। तो वो भी एक असेंशियल पार्ट है कि टैक्स सेविंग होती है। बट मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही छोटा बेनिफिट है। अगर हम ओवरऑल देखें कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना बेनिफिट देता है, तो उसमें से एक बेनिफिट है कि हाँ ठीक है, मेरी प्रीमियम अगर 25,000 रुपये पे करी थी और मैं 30% के ब्रैकेट में आता हूँ, तो शायद मैंने 7-8 हज़ार रुपये और इनकम टैक्स के थ्रू सेव कर लिए बिकॉज मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। फाइन। तो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे डे केयर प्रोसीजर की, तो इसके अलावा और अगर आप स्पेसिफाई कर सके कुछ और फीचर्स जैसे डोमिसाइल हॉस्पिटलाइजेशन, यू कैन आल्सो डिफाइन दीज। तो कौन कौन से फीचर्स इसमें आते हैं मेनली? तो अभी काफ़ी कंपनी ने ये भी शुरू किया है कि डोमिसिलरी जो आपने बोला, तो अगर मान लीजिए कि आपके वेसिनिटी में आप कोई ऐसे टियर 2 टियर 3 सिटी में रहते हैं जहाँ पर शायद 20-30 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो आपका होम ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जा सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आयुष बेनिफिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू किया था, वो अब सारे ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में आ रहा है। आयुष इज असेंशली आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी इज देयर, राइट? होम्योपैथी, या। या। सो दिस दिस इज द शॉर्ट फॉर्म आयुष। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट है जो पहले अनरिकग्नाइज थे, खाली एलोपैथी पे ही हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती थी, लेकिन अब हर एक पॉलिसी के साथ एक सम इंश्योर्ड अटैच होता है। वो 25,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी यू टेक। बट वो सारे प्रोसीजर्स भी अभी कवर होने लगे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एनीबडी हु इज लुकिंग टू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अलावा मतलब ये तो बेनिफिट्स हैं, देर आर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस एज वेल। सो आई थिंक दैट वो आपके क्वेश्चन में हो गई, तो जब वो आएगा तब देन आई विल आंसर दैट। Yeah. Also, like I would like to ask some more features. Like coming to, there is something called like maternity benefit is there, something critical illness is there. So how these all come in features of health insurance? तो मैटरनिटी बेनिफिट असेंशली जो भी लोग अभी 25 साल की, 25 से 30 साल की एज ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल बेनिफिट होता है। सो इट्स लाइक कई सारे पॉलिसीज है, अगर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होती है तो डे 1 से भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलती है। और अगर आप रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका एक अपना वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद आप मैटरनिटी बेनिफिट ले सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसा प्लान करके लेते थे कि बेटी है, इसकी शादी अभी 25 साल में होने वाली है, तो उसको उन्होंने पॉलिसी से इंडिविजुअल पॉलिसी में कन्वर्ट किया है। देन इट्स लाइक कि 3 साल बाद वेन एवर दे एक्सपेक्ट अ चाइल्ड, सो वो मेटर्निटी भी कवर हो जाएगा, एंड देन दैट चाइल्ड वुड ऑल्सो बी कवर्ड फ्रॉम डे 1 ऑफ द पॉलिसी, जब वो उसका बर्थ होगा। तो मेटर्निटी पे यह है। इसके बाद आपने बोला कि क्रिटिकल इलनेस, तो क्रिटिकल इलनेस के लिए आपकी जो बेस पॉलिसी है उसमें तो कवर होता ही है क्रिटिकल इलनेस, बट उसके अलावा काफ़ी सारे राइडर्स हैं और अलग अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो आप एक छोटा सा प्रीमियम ऐड करके और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरा बेस पॉलिसी 10 लाख का है और मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस होती है, उसकी एक लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस है। देर आर अराउंड 37-38 क्रिटिकल इलनेस विच आर बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। तो उन उस केस में उस क्रिटिकल इलनेस के लिए मैं अलग से भी सम इंश्योर्ड ले सकता हूँ, जो शायद अगर मुझे लगता है कि यार इफ आई एम एट हाई रिस्क ऑफ हार्ट, राइट, एंड माय लाइफस्टाइल इज लाइक दैट, कि मुझे लगता है कि यार कभी मुझे शायद बाईपास या एनजीओ हो सकती है, तो मैंने एक 25 लाख रुपए का अलग से क्रिटिकल इलनेस प्लान अपने बेस पॉलिसी के साथ ऐड कर दिया। इन एनी केस ऑफ मिसहैप विथ मी, आई कैन वेरी वेल टेक 10 लाख जो बेस है, उसके अलावा ये 25 लाख वन शॉट मुझे मिल जाएगा। सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज बेनिफिट, एंड उसकी प्रीमियम बहुत ही छोटी होती है। सो Okay. सारे ही लोगों को एक क्रिटिकल इलनेस या एक टॉपअप प्लान अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बेस प्लान के साथ अटैच करके लेना चाहिए, बिकॉज दैट दैट कम्स ऑन, मतलब पीनट्स के बराबर उसकी प्रीमियम होती है। बट लेकिन अगर ऐसी कोई इवेंचुअलिटी आ गई लाइफ में, एंटायर लाइफ में, तो इट्स अ बिग बिग बेनिफिट। Okay. तो लाइक एडिंग टू लाइक द सेम क्वेश्चन, क्योंकि आपने बहुत सारे एड ऑन्स की बात करी है, तो अगर मैं कवरेज की बात करूँ तो क्या हमें कवरेज फर्स्ट डे से मिलता है या कोई वेटिंग पीरियड भी होता है? सो फॉर यू कैन शेयर विद अस लाइक कि पूरे बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी और एड ऑन्स के साथ क्या वेटिंग पीरियड होता है? जी हाँ, तो वेटिंग पीरियड होता है। तो आप जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पहली बार खरीदते हैं,
तो उसमें 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है फॉर नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन। ओनली एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन इज कवर्ड फ्रॉम डे वन। लेकिन नॉर्मल किसी भी दूसरे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको 30 दिन वेट करना होगा। उसके बाद सेकंड वेटिंग पीरियड होता है स्पेसिफिक डिजीज का, वो 2 साल का होता है। ये हम रिटेल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ग्रुप में सारा कुछ देर इज नो वेटिंग पीरियड, एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम डे वन। बट रिटेल में 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, जिसमें आपके जो भी स्पेसिफिक डिजीज हैं, जो कि जिनका नेचर होता है क्रोनिक। क्रॉनिक मतलब कि मुझे आज पता चला कि मुझे कैटरेक्ट है, डेवलप हो रहा है, तो मैं 6 महीने रुक सकता हूँ, 8 महीने रुक के भी अपनी कैटरेक्ट की सर्जरी करा सकता हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि कोई फ्रॉड ना हो इसके लिए, ये जो डिजीजेज हैं जो क्रॉनिक इन नेचर हैं, जिनमें आप टाइम लेके सर्जरी करा सकते हो, ये सारी इस तरीके की सारी डिजीज 2 साल बाद ही पेएबल है। तो लाइक हार्निया, पाइल्स, कैटरेक्ट, ये सारे 2 साल बाद मिलते हैं। तीसरा वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या है कि मुझे मान लीजिए पहले से कोई इलनेस है, जब मैं पॉलिसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो मैंने मेंशन करी अपने प्रपोजल फॉर्म में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो मेंशन करो प्रपोजल फॉर्म में। अगर आपने मेंशन करी और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको अंडरराइट करके आपको कवरेज दी है, तो आपकी पॉलिसी में लिखा आएगा कि ये वाली डिजीज 3 साल बाद कवर है या 4 साल बाद कवर है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी एंड प्रोडक्ट। तो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस 3 से 4 साल के बाद कवर होती है, कहीं पे 2 साल के बाद होती है, बट देर इज अ वेटिंग पीरियड ऑफ प्री। तो दीज आर दी थ्री वेटिंग असेंशियल थ्री वेटिंग पीरियड्स विच ऑल दी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो क्या एड ऑन्स के साथ भी वेटिंग पीरियड्स होता है? हाँ, एड ऑन के साथ भी होता है। तो एड ऑन के साथ बस ये होता है कि क्रिटिकल इलनेस की प्लान की जो हमने बात करी, अगर वो मैंने ले लिया है तो उसमें भी 6 महीने का, किसी किसी पॉलिसी में 6 महीने का वेटिंग है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझे आज पता है कि मेरे को एंजियोप्लास्टी करानी है और मैंने जाके पॉलिसी ले लिया, राइट। हम्म। दैट गोज विद टॉप अप एज वेल, कि बेस पॉलिसी होगी तभी टॉप अप काम का है। तो बेस पॉलिसी का पूरी तरह से एक्शन में होना इंपॉर्टेंट है टू टेक द एडवांटेज ऑफ टॉप अप। ओके। ओके, तो थैंक इसीलिए यू। लोगों को अर्ली एज में पॉलिसी लेना चाहिए, तो ताकि जब वो एकदम हेल्दी हैं तभी वो पॉलिसी ले लें। ये ना सोचे कि यार मैं 40 45 साल 50 साल का होऊंगा तब पॉलिसी खरीदूंगा, या जब मुझे कोई बीमारी होगी तब मैं पॉलिसी खरीदूंगा। इट्स ऑलवेज गुड कि जब आप फिट एंड फाइन है, यंग है, सो टेक अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट वुड हेल्प यू इन योर व्हेन यू आर क्रॉस योर 40। ओके, एंड दैट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, कि कब सही समय होता है पॉलिसी खरीदने का, तो कैसे इम्पैक्ट करता है अगर हम राइट टाइम पर पॉलिसी नहीं खरीदते? सो हाउ डज इट इम्पैक्ट एक्चुअली? सो इट हैज़ अ वेरी, मतलब अगर आप सही समय पे पॉलिसी नहीं खरीदते हैं तो वो बहुत ही खराब इम्पैक्ट होते हैं उसके। हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो कई, मतलब अगर इफ़ आई कैन यूज़ एन एग्जांपल, कि अगर किसी को बोलेंगे कि iPhone 15 लॉन्च हुआ है, तो लोग सुबह 7 बजे से लाइन में जाके iPhone 15 HDFC के कार्ड पे EMI करा के ले लेते हैं, राइट। बट अगर हम उनको बोलेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, तो बोलेंगे अभी मैं सोच के बताता हूँ। अगर कोई एग्जैक्टली। यंगस्टर है तो वो बोलेगा पापा से पूछूंगा, है ना। अगर कोई फीमेल है तो बोलेगी हस्बैंड से पूछूंगी, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू बाइंग इंश्योरेंस, हमारी ओवरऑल साइकी एज एन कंट्री ऐसी है कि हमको लगता है कि अरे तो बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन ये बाद में ले सकते हैं या फिर ग्रुप इंश्योरेंस है तो मैं रिटेल पॉलिसी नहीं लूंगा, इज़ अ वेरी रॉन्ग माइंडसेट एंड अ डिसीजन टू मेक। बिकॉज जब आपको कोई डिजीज हो जाएगी, या मान लीजिए कोई लाइफ कंडीशन हो गई कि आपको हाइपरटेंशन हो गया 40 साल के बाद, राइट। जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, ऑलमोस्ट लोगों को हाइपरटेंशन और डायबिटीज, तो इंडिया में, इंडिया इज कैपिटल ऑफ डायबिटीज, राइट। तो ये तो होना ही है। तो अब जब नहीं है तब अगर मैं पॉलिसी लूंगा तो ये सब कवरेज होगा। अदरवाइज ये मेरा परमानेंट एक्सक्लूजन में भी जा सकता है, या इंश्योरेंस कंपनी मेरा पॉलिसी लेने से मना भी कर सकती है। तो मुझे पॉलिसी अगर मिलेगी नहीं, और जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, अभी मान लो आप सारे लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं ज़्यादा, गवर्नमेंट जॉब्स तो काफ़ी कम है, तो प्राइवेट जॉब वाले को पेंशन तो मिलना नहीं है। अब मान लीजिए हम्म। 60 के बाद उसका 25 लाख रुपए का एंजियोप्लास्टी आ गया, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा। तो उसके सारे फाइनेंसेस बिगड़ जाएंगे, बच्चों का एजुकेशन बिगड़ सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है। तो हर एक इंडिविजुअल को 25 साल की एज के आसपास ही, जैसे ही वो काम करना शुरू करते हैं कॉलेज से पास आउट होके, दे शुड डेफिनेटली बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। राइट। एंड आई आल्सो हैव सीन, मुझे लगता है कि एक मिथ, इंश्योरेंस आज भी हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है, राइट? सो इट्स अ बिग क्वेश्चन पीपल। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं जानना चाहूंगी, हमने एक्सक्लूजन की बात की थी कि क्या चीजें हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सक्लूड होती है, क्योंकि सारे कवरेज नहीं मिलते हैं। सो कैन यू प्लीज पुट लाइट ऑन इट कि क्या एक्सक्लूजन होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस?
तो एक्सक्लूजन्स मतलब कुछ डिजीजेस होती हैं जो एक्सक्लूडेड होती हैं, जो रिकग्नाइज नहीं है कि वो कवर कवर होंगी, जैसे HIV एड्स इज स्टिल नॉट रिकग्नाइज्ड बाय एनी ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो दैट इज एक्सक्लूडेड। देन अगर कोई अभी अभी IRDA ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया कि मेंटल इलनेस अगर किसी को है तो आपको उसको हेल्थ इंश्योरेंस देनी है, बट अभी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे? अदरवाइज इफ एनीबडी इज गोइंग थ्रू अ मेंटल इलनेस एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड, देन उसे भी पॉलिसी नहीं दे सकते। एपिलेप्सी अगर किसी को है तो पॉलिसी नहीं मिलती, विच इज, अगर हम उसको हिंदी में बोलें तो अगर कोई किसी को मिर्गी या ऐसे उसका कुछ प्रॉब्लम है तो उनको पॉलिसी नहीं मिलती। सो ऐसे अगर ऑलरेडी कोई कैंसर किसी को हो चुका है तो उसे पॉलिसी नहीं मिल सकती। सो दीज आर द फ्यू क्रिटिकल इलनेसेस वेर इन इफ समबडी इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इट, देन उन्हें वो पॉलिसी नहीं मिलेगी, या इसका कवरेज, कुछ चीज़ों का कवरेज नहीं मिलेगा बाद में भी। तो ये कुछ एक्सक्लूडेड चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या नहीं मिलता है आपको कैशलेस में या रिम्बर्समेंट में? तो जो भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, लाइक ग्लव्स हो गए, सीजर्स हो गया, या जो भी अदर अगर ऑपरेशन है तो उसमें चीज़ें यूज़ हुई, तो वो एनिमीज होती है, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। वो आपके बिल में से कट जाते हैं। वो कस्टमर को कहीं कहीं पे खुद पे करने होते हैं, अगर कहीं पर इंश्योरेंस कंपनी का हॉस्पिटल के साथ अरेंजमेंट है कि आप कस्टमर से एनएमईज चार्ज नहीं करोगे, तो कस्टमर के पैसे बच सकते हैं। अदरवाइज वो देने होते हैं विच आर वेरी स्मॉल। अगर किसी की 1 लाख रुपए का हॉस्पिटलाइजेशन है तो शायद 5,000 2,000 रुपए का उसका नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, विच इज एक्सक्लूड, विच इज नॉट पेड। Okay. तो क्या इंश्योरेंस कंपनी एक्सक्लूजन्स खुद डिसाइड करती है या फिर IRDAI कुछ ऐसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनीज को? तो IRDA गाइडलाइंस प्रोवाइड, पहले तो इंश्योरेंस कंपनी खुद ही डिसाइड करती है, फिर कुछ चीज़ें IRDA टाइम के साथ बदलता रहता है। और ऑलमोस्ट अभी तो ऐसा है कि हर मंथ ही IRDA और इंश्योरेंस कंपनीज की रेगुलर मीटिंग्स होती है। वी हैव बीन पार्ट ऑफ 1 or 2 सच मीटिंग्स हर मंथ। 15th को हैदराबाद में देर इज अ IRDA का ओपन मीटिंग विच हैपेंस। तो काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइन करने का ट्राई कर रहा है IRDA कि बेटर बना पाए और कस्टमर के ग्रीवियंसेस कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें। So I think they do mention these things in terms and conditions, या right? Okay. राइट। बट वो Thank you for. पढ़ता नहीं है कोई फाइन प्रिंट, मतलब एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट 19 पेजेस का होता है, तो Hmm. 19 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ना, मुझे लगता है कि हम अगेन हमारा बिहेवियर है एज अ कंट्री, हम पढ़ते बहुत कम है चीज़ों को। Exactly. और इसीलिए हम लोग एजेंट्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं एंड आई थिंक इट्स गुड कि हम लोग क्वेश्चंस पूछें एजेंट से इफ वी आर बाइंग इंश्योरेंस फ्रॉम एजेंट, राइट? ओके, थैंक यू। माय लास्ट क्वेश्चन कम्स टू यू एंड इट इज ऑल अबाउट कि अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो कौन सी चीजें हैं मेनली जिनका हमें ध्यान रखना होगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट? तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, आपकी इनकम कितनी है, एनुअल इनकम, और आप किस एज ब्रैकेट में। बेसिस दैट आपको अपनी सम इंश्योर्ड देखनी होगी। तो कभी भी कम सम इंश्योर्ड खरीदने या प्रीमियम नहीं देखनी चाहिए। ये तीन हम्म। चीजें देखनी चाहिए एंड देन यू डिसाइड अ सम इंश्योर्ड कि मुझे 10 लाख लेना है, 25 लाख लेना है, 50 लाख। अगर मान लीजिए कोई अगर टायर 1 सिटी में रहता है और वो अगर मुंबई की बात करें और वो 2 BHK के फ्लैट में रहता है इन एनी ऑफ द वेसिनिटीज, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ हिज हाउस वुड बी 2 CR प्लस, राइट? तो अगर 2 करोड़ रुपए के घर में आप रहते हो और आपके पास ठीक ठाक कार भी है ड्राइव करने के लिए, तो आपके पास 50 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। क्योंकि आप जाओगे भी अच्छे हॉस्पिटल में, Tier 1 हॉस्पिटल में। यू विल नॉट गो टू अ 20 बेडेड हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, राइट? सो जब आप Tier 1 हॉस्पिटल में जाओगे तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत हायर साइड होंगे। आपकी 2-3 EMI चली रही होंगी, राइट? तो अगर वो EMI आप टाइम से भरते रहना चाहते हो तो आप 50 लाख रुपए का मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। आप Tier 2 में रहते हो तो शायद आप 15-20 लाख का ले सकते हो। Tier 3 में रहते हो तो 5 से 10 लाख रुपए का ले सकते हो। तो मुझे लगता है सम इंश्योर्ड इज द फर्स्ट थिंग विच वन शुड कंसिडर वाइल बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस। सेकंड इज कि अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है तो उसे बिल्कुल डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए। प्रपोजल फॉर्म बहुत ठीक से समझ के भरना चाहिए, एजेंट पे नहीं छोड़ना चाहिए कि आप भर दो, राइट? इट शुड बी कस्टमर शुड सी द प्रपोजल फॉर्म एंड उसमें सारा कुछ डिक्लेयर करना चाहिए। नहीं तो आप प्रीमियम भी भर दोगे, और अगर वो नॉन डिस्क्लोजर करके एक चीज़ होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि ये प्री एग्जिस्टिंग इलनेस था
ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन पता चला, और हम्म। अब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ये तो आपको 5 साल से था, पॉलिसी लेने के पहले से था, आपने ये बताया नहीं। अब आपने बताया नहीं है, दैट्स वाई आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है और आपकी पॉलिसी भी फोरफिट हो जाती है, एंड दिस इज एज पर IRDA गाइडलाइंस। ओके। दिस कंसिडर एज फ्रॉड। तो नॉन डिस्क्लोजर में ना हो तो उसका ज्यादातर, बहुत सारे ग्रीवियंस के केसेस हैं इंडिया में जहाँ पे कस्टमर बोलता है मुझे तो पता ही नहीं है कि प्रपोजल फॉर्म में क्या लिखा था, एजेंट ने ओके। भरा, राइट? तो ओके। प्रपोजल फॉर्म फिलिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सम इंश्योर्ड हो गया, प्रपोजल फॉर्म में आप पूरा चीज देखिए कि सब कुछ ठीक से भरा है कि नहीं भरा है। और तीसरा है कि अगर आप फैमिली है तो आप पूरी फैमिली का फ्लोटर लेने की जगह से, हेल्थ इंश्योरेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है और एक फ्लोटर। तो आई हाईली रिकमेंड एवरीवन कि उसे इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए, ताकि हर एक का अपना अपना सम इंश्योर्ड हो। और अगर मान लीजिए एक ही साल अनफॉर्चुनेटली फैमिली के 2-3 लोग किसी भी, जैसे हमने कोविड में देखा, राइट, हम्म। अच्छे अच्छे लोगों की एग्जैक्टली। सम इंश्योर्ड खत्म हो गई और फ्लोटर पॉलिसी तो कोई काम का नहीं रह गया। तो इट्स हम्म। बेटर टू हैव अ 10-10 lakhs 20-20 lakhs का इंडिविजुअल कवर इंस्टेड ऑफ बाइंग अ फ्लोटर पॉलिसी टू सेव सम प्रीमियम। तो एंड द इंश्योरेंस कंपनी, किससे आप पॉलिसी खरीद रहे हो, आपका ब्रोकर या एडवाइजर कौन है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो आप ये देखिए कि इंश्योरेंस कंपनी जिसकी आप पॉलिसी ले रहे हैं, उसका क्लेम रेशियोज क्या है, ठीक है, ओके। उसके कैशलेस टाइप्स कितने हैं इंडिया में, पैन इंडिया, ठीक है, ये सब डिसीजन मेकिंग। और आपका एडवाइजर कौन है, वो 100% इंश्योरेंस का काम करता है या वो साइड में इंश्योरेंस का काम करता है। अगर वो साइड में इंश्योरेंस का काम करता है तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही सीरियस प्रोडक्ट है। वो ऐसे किसी एडवाइजर से ना लें जो साइड में एज एन हॉबी या एज एन साइड इनकम हेल्थ हम्म। इंश्योरेंस को कर रहे हो। फुल टाइम जो कर रहे हैं उनसे खरीदने का ट्राई करें, और प्रीमियम के बेस पे डिसीजन मेकिंग ना करें हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने की। ये सारे फैक्टर्स को देख के डिसीजन मेकिंग करें। Okay, thank you, sir. At last, like this was my last question from you. I would request audience if they have any question, they can bring it to the chat box. Audience, we give you a minute. You can share your queries in the chat box regarding health insurance you have. तो सर हमें डूज एंड डोंट्स बता चुके हैं कि कैसे हमें हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू माय ऑडियंस आल्सो, दैट डू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स. So sir, last tip if you would like to share to audience, that what is one thing that should be kept in mind all the time when we buy the insurance? कि उसका मिसयूज ना करें बाकी सब तो मैं भूल ही Okay. चुका हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि यार मैंने 10,000 की प्रीमियम भर दी है तो कैसे भी करके ये 10,000 रुपए तो हर साल वापस ले लेने। बट Consume करना है अल्टीमेटली, जी. अल्टीमेटली ये पूल ऑफ मनी है। मतलब पीपल शुड अंडरस्टैंड कि इंश्योरेंस क्या है, आप ही का पैसा है। इंश्योरेंस हम्म. कंपनी आप ही से सारा पैसा इकट्ठा करती है और उसी पूल से जो लोगों को जरूरत है उनको हम्म. क्लेम देती है। तो इट्स अ पूल ऑफ मनी क्रिएटेड बाय अस। तो मिसयूज नहीं करना चाहिए कि यार मेरा मुझे क्लेम की जरूरत नहीं है तब भी मैं, अगर मेरे को घर में ट्रीटमेंट हो सकती है तब भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया क्योंकि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर Exactly. आप ये करेंगे तो उससे दो चीजें होती हैं, एक तो इंश्योरेंस कंपनी और स्ट्रिंजेंट हो जाती है और शायद कोई एक सही क्लेम भी कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है और वो आदमी परेशान होता है, और दूसरा प्रीमियम बढ़ती जाती है। तो इट्स अ विशियस सर्कल। जितना ज्यादा क्लेम रेशो होगा प्रीमियम्स उतने बढ़ेंगे। तो वन शुड नेवर मिस यूज एन इंश्योरेंस, वॉट एवर टाइप ऑफ इंश्योरेंस दे हैव, दे शुड नॉट मिस यूज इट। Thank you, sir. I think we you have cleared all the doubts, and we do not have any query further now. So thank you for your time. I think it was great time to be with you here talking about insurance. And yeah, that's all. Thank you, थैंक यू sir. शालू, थैंक यू, इट वाज नाइस टू टॉक टू यू। आपके क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे। Thank you, sir. बहुत दिन बाद मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, बिकॉज हम तो एज अ कंपनी सर्विस कंपनी है तो हम सेल्स की तो जी. बात करते नहीं बट हाँ. बहुत टाइम बाद आई आई हैव डन अ सेशन वेर इन हमने फ्रंट की बात करी कि हेल्थ Right. इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है और क्यों लेना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर, वाज Thank you. नाइस। Thank you, sir. थैंक Thanks for your time, and thank you, audience, too. Good day, sir. यू, गुड डे।